फर्क का सेट 1 को हम लोग आज देखेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 30 गो है। वो 30 हम लोग आज करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो सवाल है वो है सवाल नंबर 1 में 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 140 का जो अभाज्य गुणनखंड हम लोग इस प्रकार निकालते हैं। बड़ा आसान विधि है। 70 बार में चलेगा, फिर 2 बार में चलाएंगे, 35 बार में चलेगा, फिर 35 को हम लोग 5 गुना 7 भी लिख सकते हैं। तो 140 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुनी 2 गुनी 5 गुनी 7 होगा। तो हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 में ये वाला मेरा आ रहा, तो इसलिए 140 का जो अभाज्य गुणनखंड हो गया वो ऑप्शन नंबर 1 हो गया। फिर हम लोग ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 2 को देखते हैं। 96 और 404 का हम लोग को HCF ज्ञात करना है। 96 और 400, तो सेम इसी प्रकार हम लोग 96 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 2 बार में चलाएंगे तो 48, फिर 2 बार में चलाएंगे तो 24, फिर 2 बार में चलाएंगे तो 12, फिर 2 बार में चलाएंगे तो 6, फिर 2 बार में चलाएंगे तो 3। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं 5 को 2 और 1 को 3 मिला, तो 2 पर पावर 5 और 3, ये हो गया 96 का अभाज्य गुणनखंड। फिर हम लोग उसी प्रकार निकालेंगे 404 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 बार में चलाएंगे तो 202, फिर 2 बार में चलाएंगे तो 101, आगे और नहीं हो सकता, इसीलिए 2 पर पावर 2 मिला और 101 मिला। तो हम लोग का HCF अगर हम निकालेंगे इन दोनों का, HCF में होता है जो दोनों में कॉमन आता है वही HCF होता है। तो इसके पास भी 2 को 2 है और इसके पास भी 2 को 2 हमको लेना है, तो 4, तो 2 दूनी 4 हो गया, तो इसका HCF हो गया 4। अब हम लोग आते हैं सवाल नंबर 3 में। सवाल नंबर 3 में है 5 प्लस 2 रूट 5 कैसी संख्या है ये बताना है। तो 4 ऑप्शन दिया है, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में आपको बता देते हैं कि अपरिमेय संख्या वैसी संख्या है जो रूट के भीतर ही रहता है, बाहर नहीं आ सकता है। और अपरिमेय संख्या के साथ कुछ परिमेय गुना होता है फिर भी अपरिमेय संख्या रहता है, कुछ परिमेय जुड़ता है तो भी अपरिमेय संख्या होता है, कुछ परिमेय घटता है फिर भी अपरिमेय संख्या रहता है। इसमें हम लोग देखते हैं कि रूट 5 जो है वो अपरिमेय संख्या है, उसमें 2 गुना किया है फिर भी अपरिमेय संख्या, फिर 5 जोड़ा है फिर भी अपरिमेय संख्या। तो ये वाला जो है 5 प्लस 2 रूट 5 एक कैसा संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी में है अपरिमेय संख्या। अगला सवाल जो है 4 नंबर है। 4 नंबर सवाल में है, ये बहुपद चैप्टर से है, जिसमें ग्राफ की विधि द्वारा शून्य ज्ञात किया जाता है। तो 4 नंबर सवाल में है एक ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ में थोड़ा सा एरर दिख रहा है, मुझे लगता है ग्राफ ऐसा होना चाहिए। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो ग्राफ इस प्रकार, तो ये जो ग्राफ है, तो हम लोग सबसे पहले बहुपद में जो ग्राफ विधि से जो शून्य ज्ञात करते हैं उसके बारे में पहले जान लेते हैं। बड़ा आसान सा तरीका है कि इस विधि में हम लोग देखते हैं कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार काटता है या छूता है। तो यहाँ पर इस ग्राफ में हम लोग देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस को 2 बार ये छुआ है, एक जगह यहाँ पर छुआ, एक जगह यहाँ पर छुआ। इसका मतलब ये वाला जो ग्राफ में ये जो भी बहुपद है, उस बहुपद का जो शून्य होगा वो क्या होगा? 2 ठो। तो 2 शून्य हमारा होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 में शून्य 2 गो है। ठीक, उसके बाद आते हैं अगला सवाल है 5 नंबर सवाल। 5 नंबर जो सवाल है वो वही बहुपद से ही सवाल है। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 15 का शून्य ज्ञात करना है। तो ये एक द्विघाती बहुपद है और द्विघाती बहुपद में शून्य 2 ठो होगा, जितना घात रहता है शून्य उतना ही होता है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं और द्विघाती बहुपद को हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, बड़ा आसान। इतना बराबर हम लोग 0 कर देते हैं, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इधर एक्स स्क्वायर और ये 15 उधर चला जाएगा तो प्लस 15 हो जाएगा। उसके बाद अगर लेफ्ट साइड से अगर स्क्वायर हटाते हैं तो राइट साइड में रूट चढ़ता है, वो भी प्लस माइनस के साथ। तो लेफ्ट साइड में स्क्वायर को हम लोग हटाएंगे तो राइट साइड में रूट चढ़ेगा प्लस माइनस के साथ। तो प्लस माइनस के साथ रूट किस में चढ़ेगा? 15 में।
तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं इसका जो शून्यक होगा, एगो होगा रूट में 15 और एगो होगा माइनस रूट में 15। तो ये वाला रूप हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में, ये वाला रूप मेरा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6 नंबर जो सवाल है, 6 नंबर सवाल है रेखिक समीकरण से है। रेखिक समीकरण हम लोग 9 में भी पढ़े हैं, 9 में रेखिक समीकरण रहता है और 10 में भी रेखिक समीकरण। तो 10 में जो है रेखिक समीकरण युग्म बोलते हैं, इसीलिए उसमें 2 रेखिक समीकरण दिया रहता है। तो यहाँ पर 2 रेखिक समीकरण दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में कि 4x प्लस के वाई प्लस 8 इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0। तो ये वाला तो सवाल में बोला गया है कि ये जो रेखिक समीकरण है इसका अदित्य हल। अदित्य हल का अर्थ होता है कि ये जो रेखिक समीकरण होगा इसका केवल एक ही हल मिलेगा। अब एक हल मिलेगा तो अदित्य हल के लिए एक शर्त होता है, वो शर्त हम लोग जानते हैं। अदित्य हल के लिए शर्त, अदित्य हल होने का शर्त ये होता है कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अब a1 बाई a2 b1 बाई b2 ये आता कहां से है? ये रेखिक समीकरण के मूल रूप से आता है। हम लोग जानते हैं रेखिक समीकरण का जो मूल रूप है, यहाँ पर आप लोग को दिखा रहे हैं। रेखिक समीकरण युग्म का जो मूल रूप होता है वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि x का जो कोफिशिएंट है, x का जो कोफिशिएंट है उसको बोलते हैं a1 और y का जो कोफिशिएंट है पहला वाला उसको बोलते हैं b1। तो हम लोग इस प्रकार यहाँ पर देख रहे हैं a1 का मान 4 है, a1 का मान है 4 और a2 का मान है 2, b1 का मान है k और b2 का मान है 2। तो इसमें हम लोग जब इसको पुट करेंगे a1 के जगह है 4, b1 के जगह है 2 और नॉट इक्वल टू लगा हुआ है तो नॉट इक्वल टू देंगे। वो b1 का मान है k तो k, b2 का मान है 2। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि 2 2 तो कट गया तो k नॉट इक्वल टू 4 मिला। हमको ऑप्शन में मिला k नॉट इक्वल टू 4 खोजना है कि ये जो रैखिक समीकरण दिया है ये अदित्य हल तभी होगा जब k का मान हम लोग नॉट इक्वल टू 4 लेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं k का मान नॉट इक्वल टू 4 इसमें किस ऑप्शन में है। अब 7 नंबर जो सवाल है उसका भी एक ग्राफ दिया है। तो 7 नंबर जो सवाल है उसका जो ग्राफ है वो इस प्रकार है। ये रेखिक समीकरण से ही संबंधित ये ग्राफ है। तो ग्राफ इस प्रकार गया है और इस प्रकार के ग्राफ को हम लोग बोलते हैं पैरेलल ग्राफ। अब पैरेलल ग्राफ जो है वो कोई हल नहीं को दर्शाता है। पैरेलल ग्राफ में कोई हल नहीं मिलता, मतलब ये जो रेखिक समीकरण का जो पैरेलल ग्राफ है इसमें कोई हल नहीं है। तो हमारा ऑप्शन में देख रहे हैं रेखिक समीकरण में तीन तरह का ग्राफ दिखाते हैं हम लोग। एक होता है पैरेलल और एक होता है इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, एक जगह कटता है। जैसे दिखा सकते हैं हम लोग इस प्रकार कि कोई 2 लाइन गया इस प्रकार एक जगह कटा। और एक होता है कि एक लाइन के ऊपर ही एक और लाइन गुजर जाएगा, जैसे ये लाइन है इसी के ऊपर एक और लाइन गुजर गया तो इसको समपाती रेखा बोलते हैं। तो ये वाला जो समांतर रेखा वाला जो ग्राफ होता है इसमें दिखाता है कि कोई हल नहीं मिला, मतलब दोनों ग्राफ एक दूसरे को काटा ही नहीं। दोनों ग्राफ एक दूसरे को जहां पर कटेगा वहीं पर हल मिलेगा। इसमें जैसे देखा जाए कि दोनों ग्राफ एक जगह काटा है तो इसीलिए इसका हल कितना होगा, एक ठो होगा। इसमें देखा जाए कि एक रेखा के ऊपर एक और रेखा गुजरा, इसका मतलब पहला रेखा का हर एक बिंदु दूसरे रेखा के बिंदु में मिलेगा, इसलिए इसमें अनेक हल मिलेगा। तो हम लोग का ग्राफ ये वाला दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग देखेंगे इस ग्राफ में होता है कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं, ऑप्शन नंबर सी में मेरा दिया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो भी रेखिक समीकरण से ही संबंधित है।
तो रेखिक समीकरण में जब उसको सॉल्व करते हैं, रेखिक समीकरण को हल करने का 4 तरीका है। एक है ग्राफ विधि, एक है विलोपन विधि, एक है प्रतिस्थापन विधि और एक है वज्र गुणनखंड विधि। तो हम लोग अभी इसमें जो रेखिक समीकरण दिया है इसका हल देखना है। तो हम लोग इस चारों में से कोई भी विधि हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, सब में सेम आंसर आएगा। तो सबसे आसान तरीका हम लोग विधि न लगा के हम लोग कुछ ऑप्शन से भी बनाने जानते हैं। ऑप्शन से, क्योंकि वो जो ऑप्शन जो दिया है वो एक्स वाई का मान दिया है जो उस समीकरण का हल ही है। तो हम लोग अगर वो उस समीकरण का हल है तो अगर एक्स वाई का मान अगर उस समीकरण को रखेंगे, समीकरण में रखेंगे, तो समीकरण को उसको संतुष्ट करना चाहिए। संतुष्ट करने का अर्थ होता है समीकरण को या पूरा जीरो कर दे। तो हम लोग एक एक नंबर ऑप्शन से हम लोग, जैसे ऑप्शन नंबर 1 को हम लोग अगर ले, पहले तो समीकरण हम लोग 8 नंबर में समीकरण देख लेते हैं। 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8, ये है मेरा रेखिक समीकरण। तो हम लोग अगर ऑप्शन नंबर 1 में चलते हैं तो x बराबर कितना दिया हुआ 2 और y बराबर कितना दिया हुआ -1। यहाँ पर हमको रखना है। अगर x बराबर यहाँ 2 रखते हैं तो 2 गुनी 2 मतलब 4, और y बराबर 1 रख रहे हैं तो y -1, तो 4 में से 1 चला गया, बच रहा है इधर कितना 3 और उधर बच रहा 5। तो इसका मतलब ये जो है इसको संतुष्ट नहीं कर पाया। ठीक, अब संतुष्ट करने का अर्थ होता है ये दोनों को करना चाहिए, पहला समीकरण को भी करना चाहिए और इस समीकरण को करेगा तो ही वो उसका हल कहलाएगा। 2 नंबर ऑप्शन में देख रहे हैं, 2 नंबर ऑप्शन में देख रहे हैं। 2 नंबर ऑप्शन में मेरा x बराबर है -2 और y बराबर है 1। तो x बराबर जब -1 2 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा -2 रखने से होगा मेरा -4, और y का मान 1 रखेंगे +1 तो -4 में +1 गया ना, -3 बचेगा इधर और उधर 5, मतलब ये भी संतुष्ट नहीं कर पाएगा इसको समीकरण को। अब हम लोग सी वाला ऑप्शन में चलते हैं। तो x बराबर 2 रखते हैं, y बराबर 1 रखते हैं। तो अब गौर से देखा जाए कि सी ऑप्शन में x बराबर जब 2 रखे तो 2 दूनी 4 और y बराबर 1 रखे तो 4 और 1 5, 5 बराबर 5, माना ये हो रहा है। तो अब ये अगर समीकरण 1 को संतुष्ट किया है ये, तो हम ये ना कह देंगे कि यही मेरा हल हो गया, ये समीकरण 2 को भी संतुष्ट करना चाहिए। तो समीकरण 2 में भी जब x बराबर यहाँ 2 रख रहे हैं तो 3 दूनी 6, y बराबर जब 1 रखे हैं तो 2 गुना 1 मतलब 2, तो 6 2 8 बराबर 8, मतलब ये समीकरण ऑप्शन नंबर 3 जो है दोनों समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब हम लोग साफ साफ कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस समीकरण दिए हुए समीकरण का हल है। ये एक तरीका ऑप्शन से हम लोग बना सकते हैं। जब इसको हम लोग बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। अब हम लोग इसको देखते हैं कि इसको हम लोग दूसरे विधि से भी, जो रेखिक समीकरण का 4 गो विधि है हल करने का तरीका, उस विधि से भी हम लोग बना सकते हैं। तो रेखिक समीकरण का 4 गो विधि में से सबसे आसान विधि विलोपन विधि माना जाता है। तो विलोपन विधि से आप लोग को बना कर दिखाते हैं। तो 2x प्लस y बराबर 5 और दूसरा वाला समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर 8। अब विलोपन विधि का अर्थ है कि हम लोग को एक को, विलोपन मतलब ही होता है एक को गायब करना। तो हम लोग x या y दोनों में से किसी एक को बराबर करके हम लोग गायब कर सकते हैं, घटा करके। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर x में मेरा 2x है और यहाँ पर 3x है, तो दोनों को कहां पर हम लोग बराबर कर सकते हैं, दोनों पर इसका लघुत्तम लेके देखेंगे 6 पर दोनों बराबर कर सकते हैं। तो इसका मतलब इस समीकरण को हम लोग 3 से गुना करेंगे और इस समीकरण को हम लोग 2 से गुना करेंगे। तो इस प्रकार जो मेरा गुना करने के बाद मेरा जो नया समीकरण आएगा वो हो जाएगा 6x प्लस 3y बराबर 5 दिया 15, और इधर हो जाएगा 6x प्लस 4y बराबर 8 दूनी 16। ये मेरा नया समीकरण हो गया। अब देख लीजिए इस दोनों में से, दोनों समीकरण में x का वाला जो पार्ट है वो कॉमन हो गया। इसका अर्थ हुआ हम लोग सिंपली घटा देंगे समीकरण 1 को। अगर इसको समीकरण 1 लिया जाता है, इसको समीकरण 2, तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को अगर घटा रहे हैं तो घटा दिए हम लोग डायरेक्ट।
तो इस प्रकार देखा जाए कि एक्स वाला पार्ट जो है मेरा कट गया, क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में कट गया। अब इसके पास यहाँ ऊपर में प्लस में 3y है और माइनस में या 4y है, मतलब माइनस में y यहाँ पर हमारा बच जाएगा। उधर अब देखिए, देखा जाए माइनस में 16 है, प्लस में 15 है, मतलब माइनस में 1 बच जाएगा। तो y का मान हमको, अगर ये माइनस और ये माइनस कट गया तो y बराबर हमको मिला 1। तो y बराबर 1 हम लोग ऑप्शन नंबर बी में भी है और सी में भी है। तो हम लोग x का भी मान निकालना पड़ेगा। अब y का जो मान आया वो समीकरण 1 या इन दोनों में से, या पहले वाला समीकरण कहीं पर रख सकते हैं। तो मान लीजिए यहीं पर रख दें समीकरण पहले वाला में। तो y का मान रखेंगे तो पहले वाला मेरा समीकरण है 2x प्लस y बराबर 5 है, बराबर 5 है। y का मान हमको 1 रखना है, तो 2x, y का मान 1 रख दिए, बराबर 5। तो ये एक उधर जाएगा तो हो जाएगा, इधर हमको बचेगा 2x प्लस 4 बचेगा, और ये 4 बाबू 4 इसमें कटेगा 2 बार में, तो इसका मतलब x का मान हो गया 2। तो अर्थात हम लोग देख रहे हैं कि x का मान 2 और y का मान 1 मेरा इस समीकरण का हल है। तो हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में वो है, जो कि आपको शॉर्ट विधि से भी ऑप्शन से बना के भी दिखाए थे। अब हम लोग चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। नौ नंबर जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। हम लोग जानते हैं द्विघात समीकरण का जो बेसिक रूप है वो है ऐसा, ये द्विघात समीकरण का बेसिक रूप है। इसमें कुछ शर्त लागू है। इसमें शर्त यह लागू है कि a का मान 0 कभी भी नहीं होना चाहिए, b का मान 0 हो सकता है, c का मान भी 0 हो सकता है, तो लेकिन a का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग b और c दोनों को अगर 0 ले लेते हैं तो मेरा जो द्विघात समीकरण का जो रूप होगा वो ऐसा दिखेगा। और ये भी द्विघात समीकरण है, लेकिन द्विघात समीकरण का 3 पद होता है, तो ये 1 पद वाला द्विघात समीकरण है। तो इसका मतलब हम ये जो सवाल है इसमें द्विघात समीकरण कौन सा ऑप्शन में है। तो हम लोग द्विघात समीकरण में सिंपल सा जानते हैं कि एक्स स्क्वायर हमको मिलना चाहिए हर हाल में। तो हम लोग चारों ऑप्शन चेक करेंगे कि किस ऑप्शन में मेरा एक्स स्क्वायर बच जाएगा। कभी कभी देखा जाता है कि एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड में मिलता है, एक्स स्क्वायर राइट साइड में मिलता है, तो आपस में क्या होगा, कट जाएगा, उसके बाद एक्स स्क्वायर नहीं बचेगा। अगर एक्स स्क्वायर नहीं बचेगा तो हमारा द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 1 में हम लोग देखते हैं कि इसमें जब इसको x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3 ये है। अब इसको हम लोग जब इसको एक्सपेंड करेंगे, तो हमको हर हाल में एगो एक्स स्क्वायर मिलेगा, और इसको जब हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं मिलेगा। इसका मतलब इसको जैसे लेफ्ट साइड में रहेंगे हम लोग, तो हम लोग को देखेंगे कि एक्स स्क्वायर हर हाल में इसमें मिलता रहेगा। आगे हमको एक्स क्यूब भी नहीं मिलेगा, तो एक्स स्क्वायर खाली मिलेगा। इसका मतलब ये द्विघात समीकरण को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही मेरा द्विघात समीकरण हो गया। अब जैसे हम लोग ऑप्शन नंबर 2 में देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 क्यों नहीं होगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 2 में है x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जब भी गुना करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है और एगो एक्स गुना होके एक्स क्यूब में चला जाएगा। और एक्स क्यूब में अगर किसी भी समीकरण में एक्स क्यूब मिलता है तो वो द्विघाती नहीं होता है, वो त्रिघाती में बदल जाता है। तो इसीलिए हमको सवाल पूछा है कौन द्विघाती होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है द्विघाती नहीं हो, त्रिघाती है। तो इसका मतलब हमको वो होना ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 में चलते हैं, सी में। ऑप्शन नंबर सी में है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब देख रहे हैं इस ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं कि इन दोनों का गुना होके तो एगो एक्स स्क्वायर तो मिलेगा, लेकिन यहाँ भी गुना होके एगो एक्स स्क्वायर मिलेगा, बीच में बराबर है, और दोनों एक्स स्क्वायर आपस में एक दूसरे को काट देगा। इस आधार पे देखेंगे हम लोग इस ऑप्शन नंबर सी में एक्स स्क्वायर बचेगा ही नहीं। अगर एक्स स्क्वायर नहीं बचेगा तो हम लोग द्विघात समीकरण नहीं रहेगा, वो रेखिक में बदल जाएगा। इसीलिए ये सी नंबर ऑप्शन भी होगा नहीं।
तो मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है द्विघात समीकरण है। क्लियर हो गया। चलते हैं हम लोग आगे 10 नंबर सवाल में। 10 नंबर जो सवाल है ये भी द्विघात समीकरण से ही सवाल है। द्विघात समीकरण में एक आता है विविधकर। विविधकर को बड़का डी से हम लोग सांकेतिक लिखते हैं और उनका फॉर्मूला जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये कहां से आता है? ये द्विघात समीकरण b c ये आता है द्विघात समीकरण में। द्विघात समीकरण का जो रूप है वो ये वाला है। ठीक। अब देखा जाए इसमें मेरा जो है 10 नंबर में सवाल दिया हुआ है, तो सवाल मेरा दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं a का मान 2 है, b का मान -7 है और c का मान है 6। तो अगर हम ये मान बैठाते हैं b का मान -7 तो -7 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान है 2 तो 2, c का मान है 6 तो 6। अब इसको जैसे हम आगे बढ़ाते हैं तो -7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 और वो प्लस में भी बदल जाता है। उसके बाद यहाँ पर 6 चौक 24 और 2 24 दिन हो गया 48। इसका मतलब यहाँ पर माइनस में हमको मिलेगा 48। तो 49 में 48 चला गया, 1 आएगा। 1 जो है वो 0 से बड़ा होता है। तो हम लोग अभी दिखाने की जरूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ देख रहे हैं विविधकर पूछा है तो हम लोग विविधकर देख रहे हैं। कितना आया मेरा? 1 आया। तो ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं विविधकर 1 है। ठीक है।